रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। तो लास्ट क्लास हम लोग ब्रेन तक के बारे में छोड़ा था, ब्रेन का जस्ट पार्ट्स का बारे में बोला था। चाहिए देखो, जे नर्वस सिस्टम में सीएनएस आता है। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कम्युनिकेट करता है। ऑब्वियस सा बात है, ब्रेन हम लोग का मसल सेल से कम्युनिकेट करेगा। कैसे कम्युनिकेट करेगा? पीएनएस के थ्रू। तो यानी कि जो हम लोग का ब्रेन से नर्व्स निकलता है उसको बोलता है क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलता है उसको बोलता है स्पाइनल नर्व्स। तो वही हो गया पीएनएस का पार्ट। गुड आउट। अब ब्रेन में भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन भी फर्दर डिवाइड करेगा तो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन है, इसका भी सब पार्ट्स है पर बुक में नहीं चाहिए। एंड हिंड ब्रेन क्या होगा? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, गुड आउट। इतना Yes. लास्ट क्लास पढ़ा था। तो देखो, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा हाँ. है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का नाम से पता चल रहा है मिड में है, ठीक है। तो देखो, पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या, देखो पॉइंट वाइज लिख दिया, बस ये काफी है, आराम से हो जाएगा। देखो, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि हम लोग जो सोच समझ के करता है वो कहाँ से करता है? फोर ब्रेन। सूझबूझ से जो भी कर रहा है, समझदारी से, वो फोर ब्रेन का रोल है। तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी एक्शंस। तो जितना भी वॉलेंटरी एक्शन है ये फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। वैसे बात, ये थिंकिंग पार्ट है, और वॉलेंटरी एक्शंस हम लोग सोच समझ के करता है, जैसे कि पाव का मूव होना, चलना, दौड़ना, ये सब हम लोग खुद से करता है, खुद का मर्जी से कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? नहीं. हम लोग फोर ब्रेन में देयर आर सेपरेट एरियाज स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे सोच सकता है, हम लोग ब्रेन में एक एक चैम्बर बनाया है। सपोज हम लोग का ब्रेन एक ऑफिस है, तो मैं ऐसे सोचो, हाँ. हम लोग का ब्रेन एक ऑफिस है, ठीक है। फोर ब्रेन एक ऑफिस है, तो ब्रेन में एक छोटा छोटा ऐसे चैम्बर है, एक एक चैम्बर है। सपोज एच फॉर हियरिंग, ये चैम्बर है हियरिंग के लिए। एस फॉर स्मेल के लिए। ई फॉर साइट के लिए, मतलब देखने के लिए, जो भी इमेज आ रहा है, तो इस टाइप का। ये जो अगर हम लोग को कोई दर्द होता है, चोट होता है, एनीथिंग, जो भी विजुअल्स, एवरीथिंग, तो हर एक का एक एक चैम्बर है, ठीक है। तो एक स्पेशलाइज एरिया बनाया हुआ है हर एक पार्ट के लिए। अगर हम लोग कुछ सुनेगा तो हम लोग का फोर ब्रेन का एक पार्ट में वो जाएगा। हम लोग को स्मेल कर रहा है तो वो एक हम लोग का ब्रेन का एक पार्ट में जाएगा। तो अलग अलग एरिया बनाया हुआ, कोई डाउट? ठीक है। अरे भाई, वाईफाई क्यों चला गया, नेट क्यों, लाइट क्यों चला गया? एक सेकंड, हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। लाइट भी गलत समय जाता है। आगे तुम लोग, मेरा वॉइस आ रहा है? अरे. वो मेरा लाइट चला गया तो नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। ठीक है, सबको मेरा वॉइस आ रहा है? तो सुनो, तो हम वही बोला था कि हम लोग ब्रेन में एक अलग अलग चैम्बर बनाया हुआ है हर एक पार्ट के लिए, सुनने के लिए, स्मेलिंग के लिए, देखने के लिए, या जो भी चीज़ हम लोग कर रहा है। कोई डाउट? तो क्या होता है, इट रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑब्वियस सा बात, अगर तुमको याद है हम लोग पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरन, ब्रेन कौन, क्या बोल रहा है, ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, किससे रिसीव करता है? सेंसरी न्यूरन से। तो सेंसरी न्यूरन क्या करता है? रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है। कोई डाउट? ब्रेन या स्पाइनल एक कॉर्ड तक। बार रिपीट करिएगा. सिंस तुम लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो ये देख लो, ये वाला फिगर देखो। रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? सेंसरी न्यूरन, हाँ. चाहे स्पाइनल कॉर्ड तक हो या ब्रेन तक हो, ठीक है। और ब्रेन का जो रिप्लाई होता है वो कौन लेके आता है? मोटर न्यूरन, ठीक है। ओके सर. तो वही बोला कि इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा, रुको कहाँ गया, रुको, देखो, इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। यानी कि हर एक बॉडी का हर एक पार्ट से इंफॉर्मेशन आता है ब्रेन के पास, तो वही सेंसरी न्यूरन के थ्रू आता है, इसलिए वैसे बोला इट रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, मतलब कंबाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम आम का जूस को देखा, जूस को देखने के बाद हम पिया, ओके, पीते समय स्मेल भी आया। तो यहाँ तीन चीज, एक जूस का इमेज,
तो जूस का इमेज एक कॉर्नर में जाएगा, मान लो इमेज यहाँ पे आया, स्मेल वाला पार्ट इसमें आया, साइड बाय साउंड भी कुछ सुन रहा होगा उसमें आया, और क्या बोला था हम 3 चीज में, स्मेल और टेस्ट, मान लो टी फॉर टेस्ट, और टेस्ट वाला पोर्शन इसमें आया। यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग पीते समय देखते समय लिया वो मेरा ब्रेन तक पहुंचा और अलग 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 चैम्बर तक आया। अब ब्रेन क्या करेगा, ये चारों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेगा, इंटीग्रेट करेगा और एक कंक्लूजन देगा हमको कि ये चीज़ ऐसा है या ये है, जो भी है, लाइक टेस्ट खराब है, अच्छा है, कलर थोड़ा फीका लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी तुम देखता है कभी तुम आम का जूस पिया, तुम कभी कभी आम का जूस को देख के नहीं लगता है इसका कलर थोड़ा सा कम ही ऑरेंज टाइप है, ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए था, लगता है कभी कभी? हाँ क्यों लगता है? बिकॉज तुम पहले भी आम का जूस पिया हुआ है, और सिंस तुम पहले पिया हुआ है तो ब्रेन के पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि आम ऐसा दिखना चाहिए, आम का जूस। तो जो तुम अभी वाला पिया, ब्रेन क्या क्या वो दोनों को मैच किया पहले वाला के साथ भी, जो क्या है पहले जैसा ही है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ब्रेन कर रहा है खुद ही खुद, और तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं ये पहले वाला जैसा तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा कम लग रहा है या गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है, जो भी है। तो ब्रेन क्या कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके तुमको एक कंक्लूजन दे रहा है। कोई डाउट? या जब टेस्ट पिएगा तुमको पता चल जाएगा नहीं पिछली बार से तो टेस्ट खराब ही है, भले ही नॉर्मल रहा होगा, पर तुम कंपेयर कर लेगा तुम्हारा ब्रेन खुद ही खुद, जब पिछली बार जो पिया था वो ज़्यादा टेस्टी था। क्यों? ब्रेन के पास पिछली बार वाला का इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो जैसे तुम अभी वाला टेस्ट किया, ब्रेन इमीडिएटली कंपेयर किया दोनों को और तुमको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये वाला कुछ खास टेस्ट नहीं है। समझ रहे हम क्या बोल रहा है? हाँ सर। तो वही कर रहा है, ब्रेन सारा इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा, और साथ साथ वो पास्ट में तुम जो भी स्टोर किया था उसके साथ भी कंपेयर करेगा। कोई डाउट? अच्छा, और एक देखो, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो फीलिंग फुल है, हम लोग का पेट भर्ती हो जाता है, ये भी हम लोग का फोर ब्रेन में ही होता है, ठीक है? याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। जो अचानक हम लोग को फील होता है जब हम लोग का पेट भर गया, वो फीलिंग जो है वो भी हम लोग का फोर ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। कोई डाउट? डन? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ तो हाउ इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड इन फोर ब्रेन, हम ऑलरेडी बोल चुका तुमको अभी। क्या है देखो, फोर ब्रेन है सेपरेट सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। सेंसरी एरियाज मतलब जहां से रिसीव कर रहा है, मोटर एरियाज मतलब जहां से रिप्लाई देगा, और एसोसिएशन एरियाज मतलब जहां पे इंटीग्रेट करेगा, कंबाइन करेगा। कोई डाउट? तो वही बोला है, द एसोसिएशन एरियाज आर द एरियाज वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। वही तो, यानी कि क्या करेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन आया रिसेप्टर से सबको कंबाइन करेगा, एंड साथ साथ जो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके साथ कंपेयर करेगा, और फाइनली हमको एक कंक्लूजन देगा। कोई डाउट? तो ये वही लिखा है जो हम पहले ऑलरेडी तुमको बता चुका, समझाया था, एक बार चेक कर लो यहाँ तक, ठीक है? किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? नहीं सर। आगे बढ़े, प्राची, दिया, हाँ भैया। केसर, रजनी? हाँ हाँ सर। चलो, कृष्णा, ठीक है ना? हाँ अच्छा, फोर ब्रेन का एक सब पार्ट है सेरिब्रम, तो उसका पढ़ लो। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ब्रेन, और सेरिब्रम ही मेन वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, एंड इट इज अ सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, यानी कि हम लोग को जो भी याद रहता है वो इसमें स्टोर होता है सेरिब्रम में, ठीक है? ये एमसीक्यू में पूछता है, चल कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट से हम लोग को मैंने याद होता है या हम लोग का मेमोरी स्टोर होता है, याद रखना सेरिब्रम, एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ब्रेन। बाकी जो दो पार्ट उसमें से नीचे, डोंट वरी, एक पार्ट बाद में मिल जाएगा पर नहीं चाहिए, बुक में नहीं है तो उस हिसाब से नहीं चाहिए। फिर आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ये एक ब्रिज का तरह हो गया, ऊपर में फोर ब्रेन, नीचे में हिंड ब्रेन, और बीच में हो गया मिड ब्रेन। मेरे पास इसका डायग्राम का स्पेस छोड़ा गया बुक में, हाँ हम डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बुक में है शायद इसलिए नहीं बनाया होगा, स्पेस छोड़ा तो था हम, हाँ ये स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है, तो तुम लोग खुद से एक बार बना लेना, बनाने से क्या तुम लोग को इन्फॉर्मेशन याद रहेगा, लेबलिंग याद हो जाएगा, ठीक है? एक बार बना लेना तो लेबलिंग याद हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, मिड ब्रेन क्या कर रहा है, ऊपर क्या है फोर ब्रेन, नीचे में हिंड ब्रेन, और ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, मिड ब्रेन, इसलिए मिड नाम पड़ा है। तो इट एक्ट एज ए ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, तो हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि देखो चेंज इन प्यूपिल साइज, माउथ वाटरिंग, जैसे खाना को देखते ही हम लोग अपने आप मुंह से पानी निकलता है,
फिर मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, कभी कभी क्या होता है अपने आप ही हम लोग का गला मूव होता है इस टाइप, हम लोग को पता नहीं चलता हम लोग क्यों मूव किया, पर होता है जस्ट रैंडमली। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो मिड ब्रेन कंट्रोल सम इनवॉलंटरी एक्शन सच एज प्यूपिल साइज का चेंज होना, माउथ वाटरिंग होना, मतलब जैसे किसी खाना को देख के मुंह में पानी आना, और मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। तो ये पर्टिकुलरली याद रखना बिकॉज एमसीक्यू में आता है या असेसन रीजन में आएगा। मेन ये चीज है मिड ब्रेन पर्टिकुलरली क्या काम करता है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन देखो, इट प्लेज ए की रोल इन कंट्रोलिंग हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हम लोग स्लीप साइकिल, सोना उठना, कब हम लोग का आँख लग जाता है, कब आँख खुल जाता है, सेलाइवेशन, वॉमिटिंग मतलब थूक निकलना, बोमी आना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हिंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब हिंड ब्रेन खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेंटा एंड पोन्स। तो पहले देखो सेरिबेलम, इट मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल हम तुमको बताता है, जब तुम चलता है तुम अपना बॉडी शेप मेंटेन करके चलता है या रैंडमली टेढ़ा बेका चलता है? क्या करता है बताओ? सर सीधा चलता है। सीधा ही चलेगा। तुम्हारा बॉडी का पोस्चर भी एक मेंटेन होगा, ऐसा तो नहीं है सर झुका हुआ है हाथ टेढ़ा, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो बॉडी पोस्चर होता है, जो बॉडी का बैलेंस होता है, वो कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। हम जब स्विम करने जाएगा एकदम सीधा स्विम करना है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। ठीक है। तो वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसाइकिल, पेंसिल को उठाना, रनिंग, स्विमिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तुम लोग ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया होगा, लैपटॉप में कर्सर लो। हाँ, कर्सर तो जानता है ना, जब माउस को हिलाता है ऐसे, है ना? हाँ तुम लोग को पता है ये जब हम लोग आई एम नॉट ए रोबोट वाला थिंग आता है जिसमें तुमको पिक्चर सेलेक्ट करने देता है, हाँ क्यों करने देता है? क्या रोबोट को पता नहीं गाड़ी का पिक्चर कौन सा है? आपका जो रोबोट है वो एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा, बट एक इंसान का एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन कभी जा हाँ, ही नहीं एग्जैक्टली, पाएगा। वेरी गुड। तो जब इंसान इस कर्सर को मूव करेगा पिक्चर को क्लिक करने में, इंसान इस कर्सर को एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, जबकि रोबोट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जस्ट वही चीज देखता है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है या टेढ़ा बेका मूव हो रहा है। तो ये चीज टेढ़ा बेका हम लोग यहाँ कर रहा है, पर जब हम लोग लाइफ में कहीं चलता है या साइकिल चलाता है, वॉक करता है, पेंसिल को उठाता है, हम लोग एक फिक्स पोस्चर में उठाता है। तो वही चीज हम लोग का सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। फर्क समझिए हम क्या बताना चाहता है? जैसे रोबोट अपना स्ट्रेट लाइन में चलता है, वही हम लोग कर रहा है हम लोग का बॉडी के साथ। तो वो हम लोग का कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। समझा हम क्या बताना चाहता है? कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। अब दो मेडुला ऑब्लोंगेंटा क्या कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वोमिटिंग, ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेंटा। और पॉन्स कंट्रोल करता है हम लोग का रेस्पिरेशन। खत्म। ये याद रखना, ये एमसीक्यू पूछता है कि रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? 4 ऑप्शन। या ब्लड प्रेशर किसका कंट्रोल में है? 4 ऑप्शन। या फिर मेडुला ऑब्लोंगेंटा क्या कंट्रोल करता है? 4 ऑप्शन दे देगा वैसे ही। तो ये एमसीक्यू पर्पज में इंपॉर्टेंट है, या असर्शन रीजन में डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार देख लो, कोई डाउट? और बाकी फंक्शन ऐसे फंक्शन 2-2 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में 2-2 पूछ लेता है, कब पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ ऑब्वियसली हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब का फंक्शन एग्जाम में लिखने देता है, याद रखना। ऐसे नहीं देगा जो एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उतना सब्जेक्टिव नहीं आने वाला, डोंट वरी। बट यस, तुमको वो बोलेगा जो ब्रेन का पार्ट्स का फंक्शन लिख दो, 1+1+1 3, तो तीनों पार्ट का फंक्शन लिख देना। ठीक है, 4 ब्रेन को भी डिवाइड कर देना सेरिबेलम, या फ्लो चार्ट बना के नीचे फंक्शन लिख देना, ज्यादा बेहतर है। तुम फ्लो चार्ट बना के फंक्शन लिखेगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ज्यादा बेहतर होगा, वो 3 मार्क है ना, देख लेना। वो हम बता देगा, जब आएगा हम बता देगा क्या कैसे लिखना है। तो इतना तक कोई डाउट? अब तो हाउ आर नहीं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड। तुम देखा होगा जब तुम अपना माथा को छुएगा, ऑब्वियस बात है, तुमको ब्रेन को जब तुम छूता तुमको पता चलेगा तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक बॉनी बॉक्स से कवर्ड है, हाँ या ना? हाँ सर। बट फिर भी उस बॉनी बॉक्स के अंदर भी एक फ्लूइड फील्ड है जो हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई तुम्हारा माथा में घुसा मारेगा तो ब्रेन उस घुसा का शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा। ऐसा नहीं जी इमीडिएटली फटेगा ब्रेन। हाँ, कोई एकदम हार्ड चीज से मारेगा तब तो फटेगा ही, पर विद इन ए सेकंड नहीं फटेगा अगर तुमको कोई घुसा मारता है सर पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉनी बॉक्स के अंदर वो फ्लूइड है जो शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कोई डाउट? सिमिलरली हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम या फिर हम लोग का बैकबोन, उसका अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। कोई डाउट? ये एग्जाम में आता है 2 मार्क का।
नहीं ये सर। ये 2 मार्क में आता है जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, यही लिखना है। कोड आउट। अब तो हाउ डज दिस नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, या कैसे मसल सेल मूव होता है, जैसे कि ब्रेन मसल सेल को ऑर्डर दिया जाए तुम अपना हाथ को पीछे करो, तो कैसे हो रहा है देखो। व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल, मतलब जो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल के पास इंफॉर्मेशन आता है, रिप्लाई आता है, तो मसल फाइबर को मूव होना पड़ेगा। कैसे देखो, द मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, यानी कि मसल सेल क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। और वो शेप कैसे चेंज करेगा, मसल सेल एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता है that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulse। तो जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, मसल सेल इमीडिएटली एक प्रोटीन रिलीज करेगा जो उन लोग का शेप को चेंज करने में मदद करेगा, एंड हेंस हम लोग का हाथ पीछे जाएगा। सिंपल है। वो स्पेशल प्रोटीन का नाम हमको याद नहीं है, लास्ट ईयर भी लिखवा दिया था, बुक में है नहीं। देख रहे हैं हम, ए से नाम था ना, क्या था पता नहीं, मायोसिन, एक प्रोटीन है मायोसिन। ये 11 में मिलेगा, अभी नहीं चाहिए, 10 में नहीं पूछने वाला, बस बता दिया। और भी बहुत सारा है, ट्राइपोनिन, एक्टिन, मेरा ACTIN, ये सब प्रोटीन रिलीज करता है जो मसल सेल्स का शेप चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, तुम चाहे तो साइड में नोट में लिख सकता, पर डोंट वरी, एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रोटीन का नाम। ठीक है सर। कोड आउट। नहीं। अब तो बुक में क्या है, बुक में तो अलग से है, बुक में शायद बीच में प्लांट्स का बारे में है, उसके बाद एनिमल्स का बारे में है, पर हम पहले ही एनिमल्स का लिखते हैं, हम पहले एनिमल्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में प्लांट्स में आ रहे हैं। बुक में क्या है, पहले नर्वस सिस्टम है, फिर प्लांट्स का बारे में है, फिर एनिमल्स का बारे में है, हॉर्मोन्स, पर हम पहले एक बार में एनिमल्स खत्म कर दिया। तो देखो, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाला है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट मेक हॉर्मोन्स। जहाँ पे हम लोग का एक्सोक्राइन जो लाइफ प्रोसेस में पढ़ा, वो लोग क्या रिलीज करता था, एंजाइम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स। कोड आउट। नहीं क्लियर। सर। टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल्स टू अदर्स, यानी कि ये हॉर्मोन्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक सेल से दूसरा सेल, एक जगह से दूसरा जगह तक, थ्रू ब्लड। तो हॉर्मोन्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, एंड दे कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल्स टू अदर। दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको ज्यादा ही लिख दिया, उतना नीचे, इतना काफी है। हॉर्मोन्स आर बॉडीज केमिकल मैसेंजर, और ये तो पढ़ ही लिया, दे कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल्स टू अदर, ये 2 पॉइंट काफी है। एंडोक्राइन ग्लैंड, it is an organ that makes hormones that are released directly into the blood। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है जो डायरेक्टली ब्लड में इन्फ्यूज होता है, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। कोड आउट। नहीं सर। जैसे हम लोग का लीवर एक ग्लैंड है, पर लीवर क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्टोमक क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज ये सब एंजाइम्स रिलीज कर रहा है। तो वैसे ही सर एंडोक्राइन लीवर। ग्लैंड, हाँ लीवर लीवर। हाँ, लीवर भी हम बोल रहे हैं एक्सोक्राइन है। हम लोग का सेलेवरी ग्लैंड, ये भी एक्सोक्राइन है, बिकॉज एंजाइम रिलीज कर रहा है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, वो ब्लड रिलीज करता है। तो देखो कहाँ गया, डायरेक्टली टू द ब्लड एंड टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरा बॉडी में। फॉर एग्जांपल्स क्या क्या ग्लैंड है देखो, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियस एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे पैनक्रियस बोला है, तुमको याद है पैनक्रियस एंजाइम रिलीज करता था, कोई बता सकेगा पैनक्रियस कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। पैनक्रिएटिक जूस। हाँ, तो उसके अंदर कौन सा दो एंजाइम है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। म्यूकस। ट्रिप्सिन, सॉरी। पेप्सिन, नो सॉरी, नॉट पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। हाँ पैनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ये दो एंजाइम रिलीज करता है। पर हाँ। यहाँ हम पढ़ रहे थे पेनक्रियस एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब पेनक्रियस हम लोग का हार्मोन भी रिलीज कर रहा सर है। इंसुलिन भी तो रिलीज करता हाँ है। एग्जैक्टली exactly। यानी कि पेनक्रियस एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा ऑर्गन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, क्या बोलेगा, पेनक्रियस। तो यहाँ से ये पता चल गया, जब पेनक्रियस हम लोग का बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन समझ रहे ना हम क्या बोलना चाहता है एक्सोक्राइन से, जो हाँ एंजाइम रिलीज करता है, पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, एक सेकंड हम बुक डाउनलोड कर लेता है डायग्राम के लिए। ये दिखाई दे रहा है, हाँ। तुम देखो नर्व सेल कैसे मसल्स के साथ कनेक्टेड है ना, दिख रहा है। हाँ
तो जो मोटर न्यूरॉन था वो किससे कनेक्ट था? मसल सेल से कनेक्टेड था, है ना? कनेक्टेड था मोटर न्यूरन। क्या? जो मोटर न्यूरन था वो मसल सेल से कनेक्टेड है या नहीं? ये वाला डायग्राम हो, ये देखो, मोटर न्यूरन किससे कनेक्टेड है? मसल से कनेक्टेड है या नहीं? हाँ ये जो मोटर न्यूरन है, ब्लैक कलर का आ गया, ये देखो, ये जो मोटर न्यूरन है ये मसल सेल से कनेक्टेड है इफेक्टर से। हाँ तो वहां पे वही दिखा रहा है, वो देखो, वो डायग्राम ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछता है लेवलिंग या डेफिनेशन ही। क्या लिखा देखो, ये जो जंक्शन, ये जो कनेक्शन है मोटर न्यूरन और नर्व सेल का बीच, इसको बोलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये बुक में ऐड करना मेरा बाकी है, ये ऐड करना। तो एक काम करो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में लिख लो फटक से, ऐड करो वहीं आसपास नर्व सेल का नीचे या कहीं भी, इसके बारे में लिखो। इट इज ए synaptic connection between the terminal end of motor neuron, obviously terminal end of motor neuron and muscle। ठीक है, कोई डाउट? लिख रहा है। देख लो, ये यहाँ पे थ्योरी में तुमको नहीं मिलेगा, और ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुका। कहाँ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड है, ट्रेवल सेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन मस्ट बी कन्वर्टेड इन नर्व एंडिंग, ये ऑलरेडी हम लिखा चुका फंक्शन में। तो ये सीधा 3 मार्क्स का ये भी देता है, लेवल करो और फंक्शन लिखो, ये सब मिल जाएगा। मोटर न्यूरॉन एंड मसल एंड मसल, अच्छा हुआ ना पीडीएफ को लिए ध्यान आ गया। डन, लिख लिया। ये हमको तब पता चला जब लास्ट ईयर एक जन का एग्जाम में आया, तब हम चेक किया तो पता चला नया बुक में एडेड है, मतलब हाफ ईयरली में आया था किसी का, इसलिए अब हम नया बुक भी देखने का आदत डाल रहा है, पता नहीं कब क्या ऐड हो जाए। ये डायग्राम हम लोग कर ही लिया, ये था ब्रेन का डायग्राम, तुम देख सकता है। ये ऊपर वाला पार्ट ये पूरा फोर ब्रेन है, नीचे वाला देखो देखो हिंड ब्रेन, और ये वाला पार्ट देखो मिड ब्रेन जो बीच में है, जो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सेरिबेलम, ये हो गया पॉन्स, और ये देखो मेडुला, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये सेरिबेलम, और ब्रेन से देखो नीचे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। तो डायग्राम देखना, लेबलिंग अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं देगा पर लेबलिंग आएगा, तो लेबलिंग देख के रखना। ठीक है सर। कोऑर्डिनेशन प्लान से सेकंड, पहले हम लोग वो कर रहा एनिमल्स ना। ये देखो डायग्राम में देखो, पहला पहला हम लोग क्या पढ़ा था? ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं पहला ग्लैंड नोट्स में क्या लिखा हुआ देखो, एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, तो दीज आर पेयर्स ऑफ ग्लैंड दैट आर सिचुएटेड ऑन अपर साइड, आगे लिखना, वो पता नहीं हम लिखना भूल गया था, लास्ट ईयर भी एडिट करवाया। डायग्राम में देख के बताओ कहाँ पे लोकेटेड है, क्या बोलेगा तुम? डायग्राम में एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है? हाँ, बताओ कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड? अपर साइड ऑफ द किडनीज। किडनी का ऊपर है। ओके, कोई डाउट? नहीं, ऑफ बोथ द किडनी किडनीज। का ऊपर ही है ये। हाँ, तो ऐड कर लो वो चीज नोट्स में, अपर साइड ऑफ ईच ऑफ द किडनीज, ऑन द अपर साइड ऑफ ईच ऑफ द किडनीज, ऐड कर लो वो।
कि ये भी पेयर है, किडनी भी पेयर ही है, तो दोनों पेयर का ऊपर एक एक है। ओके, कोई डाउट? तो अब ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा, कहाँ लोकेटेड है, जस्ट किडनी का ऊपर। कोई प्रॉब्लम? डायग्राम में लेवलिंग करने सकेगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो? हाँ फिर देखो, दिस ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग ए स्कैरी सिचुएशन, जब डर का माहौल बन जाता है। तो अगर हम लोग को किसी चीज से डर लग जाता है या कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो ये ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये ड्यूरिंग इमरजेंसी रिलीज होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। इट इज ऑल्सो रिलीज इन लार्ज अमाउंट व्हेन ए पर्सन फेसेस स्ट्रेस और फियर। वही, जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या ज्यादा डर होता है तब रिलीज करता है, या कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो भी। ओके, और इस हार्मोन का मेन टारगेट ऑर्गन होता है हार्ट। तुम देखना, डरने से सबसे ज्यादा तेज क्या धड़कता है? हर्टी सर, हर्टी। दिल ही तो धड़कता है। जब बहुत डर लगता है तो तुमको तुम्हारा हार्ट बीट भी सुनाई देता है, फास्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारा वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है जिसका पहला टारगेट ही तुम्हारा हार्ट है। तो देखो, हार्मोन बाय एड्रेनालाइन ग्लैंड इज एड्रेनालाइन, ठीक है? वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है। ये एड्रेनालाइन क्या, इमरजेंसी हार्मोन है, और ये ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन, डर या कभी कभी किसी को ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है तो भी ये रिलीज होता है, ठीक है? क्लियर? और इसका मेन टारगेट ऑर्गन कौन है? हार्ट। अब देखो इसका फंक्शंस, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं बोलेगा फंक्शंस लिखो, नहीं बोलेगा, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको ये 3 पॉइंट ही ऐड करना है। ये मैंडेटरी 3 मार्क्स का किसी ना किसी सेट में रहने का चांसेस है, तो ये फंक्शंस अच्छे से याद करना। पहला, एड्रेनालाइन से क्या होता है? देखो, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। ऑब्वियस बात है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को मिलता है। कोई डाउट? इट ऑल्सो ट्रिगर्स द ब्लड वेसल्स टू डाइवर्ट द ब्लड टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स। तो उस समय स्केलेटल मसल्स का ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, तुम शेर को देखा, तुमको डर लगेगा, पर तुम दौड़ना भी हाँ चाहेगा तेजी से, हाँ तो ऑब्वियस सा बात है तुम्हारा स्केलेटल मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ज्यादा ब्लड सप्लाई जरूरत पड़ेगा। तो यानी कि स्केलेटल मसल्स का तरफ ये सारा ब्लड को डाइवर्ट करता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है? एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड रिप मसल्स। तो हम लोग का ब्रीदिंग रेट भी फास्ट हो जाता है, ठीक है? ऑब्वियस सा बात है, ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा तभी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्यादा ऑक्सीजन कब सप्लाई होगा? जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, ठीक है? तो यानी ठीक कि है। हार्ट, फिर स्केलेटल मसल, फिर ब्रीदिंग रेट। तो ये 3 पॉइंट लिखना। कोई डाउट? अब इसका क्वेश्चन क्या देगा, हम तुमको बताता है। ऐसे पूछेगा, तुम 3 चेंजेस बताओ अगर कोई हिरण शेर को देख लेता है, तो उसका बॉडी में 3 चेंजेस आएगा, क्या आएगा? यही 3 चेंजेस लिखना है। जो इसका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, सारा ब्लड स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट होगा, एंड उसका ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, ठीक है? कोई डाउट? नहीं तो सर। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, मिल जाएगा आगे, हम तुमको देगा, मिलेगा। ये 3 याद रखना। कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े हम। ये स्पेस वो डायग्राम के लिए हाँ छोड़ा है, लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स। फिर सेकंड देखो, थायराइड ग्लैंड। एंड थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। याद रखना, थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड इट इज सिचुएशन इन नेक रीजन। हम लोग का नेक में लोकेटेड है। हम दिखा देते हैं डायग्राम, ये देखो। ऑब्वियसली दोनों बनाया, हाँ, एक मेल बनाया और एक फीमेल बनाया, बस फर्क कितना है, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता था, फीमेल में क्या? एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन रिलीज होता है। बस वही फर्क के लिए, बाकी पूरा डायग्राम सेम है ऊपर का, तुम देखेगा तो, ठीक है? तो देखो, कहाँ कि हम लोग का थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है, दिख रहा है? ओके, एक सेकंड रुको, हाँ। ओके सर। अब सुनो, तो थायराइड ग्लैंड देखो, थायराइड ग्लैंड हम लोग का नेक रीजन में, नेक रीजन में है, ठीक है? ओके, तो क्या लिखा है? थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। एंड इसका फंक्शन क्या है? दे रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। हम लोग का बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है? एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड ठीक द है सर। बेस्ट बैलेंस डाइट फॉर ग्रोथ। क्लियर? अब देखो, अगर बाई चांस थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो क्या होगा? तो देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसलिए टाटा नमक में आयोडीन है या नहीं, देखता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलता है ना। आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब क्या? नमक में आयोडीन।
तो देखो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ थायरोक्सिन। अगर आयोडीन का कमी हुआ तो थायरोक्सिन अच्छे से रिलीज नहीं होगा और हम लोग को गोइटर डिजीज होगा। गोइटर डिजीज का एक सिम्टम है स्वोलन नेक। देखा होगा गला फूल जाता है, देखा है हाँ या नहीं देखा है? हाँ सर देखा है सर। दिखा देते हैं फिर भी। ये देखो ऐसे गला फूल जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड फूल जाता है तो नेक स्वेल हो जाता है, स्वोलन नेक। तो ये थायराइड का सिम्टम, मतलब अगर तुम्हारा थायरोक्सिन रिलीज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ठीक है तो ये सब 1+1+1 में आता है सीधा, याद रखना। ये क्या हार्मोन रिलीज करता, फंक्शन क्या है, आयोडीन के एब्सेंस में क्या होगा, सिम्टम क्या है। तो आयोडीन के एब्सेंस में गोइटर डिजीज होगा, उसका एक सिम्टम है स्वोलन नेक, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। कोई डाउट? सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? बिकॉज आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन है जो कि थायरोक्सिन के लिए सिंथेसिस है, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। अगर आयोडीन का कमी हुआ तो हम लोगों को गोइटर डिजीज हो सकता है। वही लिखा हम, देखो कुछ नया नहीं लिखा है, चेक करो। बिकॉज आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन है जो थायरोक्सिन फॉर्म करने में मदद करता है। अगर थायरोक्सिन नहीं हुआ तो हम लोग को गोइटर डिजीज हो सकता है। कोई डाउट? नहीं। फिर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन का जस्ट नीचे है। और ये क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। इसका काम क्या, देखो ऑब्वियस सा बात है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट या ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का कमी हुआ तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म यानी कि नाटा। और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म यानी कि ज्यादा ही लंबा होना। ठीक है, ड्वार्फिज्म मतलब नाटा होना और जाइजेंटिज्म मतलब ज्यादा लंबा होना। कोई डाउट? नहीं सर। फिर आता है पेनक्रियास। देखो इट लाइज बिलो द स्टोमक, हम लोग का स्टोमक का नीचे ही तो पता ही है। एंड इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट रिलीज बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स रेस्पेक्टिवली इन आवर बॉडी। और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? हम लोग का ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। कोई डाउट? नहीं। तो अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो हम लोग का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज। कोई डाउट? इसलिए तुम देखना डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है बाहर से। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट देखो टेस्टिस, जो कि हम लोग का मेल बॉडी में होता है। तो इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। तो हम लोग का स्क्रोटम में होता है, दो लेग्स का बीच में। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन। कोई डाउट? इट रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि हम लोग का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का काफी ज्यादा रोल है। इवन स्पर्म फॉर्मेशन में भी टेस्टोस्टेरोन का ही रोल है। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। फिर ओवरीज जो कि फीमेल बॉडी में होता है, वो भी एब्डोमेन में लाई करता है फीमेल्स में। ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसका नाम है एस्ट्रोजन। तो जहां मेल में टेस्टोस्टेरोन था, सेम फंक्शन एस्ट्रोजन का भी है। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। सर ओ लगता है क्या ओ एस्ट्रोजन में हाँ या हाँ, सिर्फ THC? लगता है। प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं है पर लगता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होता है वो भी एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। साथ साथ इट कॉजेज एग्स टू मैच्योर वंस ए गर्ल हिट्स प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी हिट होने के बाद एवरी मंथ जो एग्स मैच्योर होकर रिलीज होता है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन ही कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। तो प्यूबर्टल चेंजेस आर सीन एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। और आज का डेट में देखा जाए 8 साल में भी आ रहा है। ये तो चलो एवरेज था, 12 साल ऑन एन एवरेज 12 साल में होता रहा। पर जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, एज डिक्रीज होते जा रहा है। अब किसी किसी का 8 साल में भी प्यूबर्टी हिट हो जाता है। ठीक है, ओके। ओके। फिर नेक्स्ट देखो हाइपोथैलेमस। इट इज लोकेटेड जस्ट अबव पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जस्ट ऊपर है। ओके, ये क्या हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म RH है। तो इट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, यानी कि ये क्या करता है? अगर बाई चांस पिट्यूटरी ग्लैंड टाइम पे हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो ये हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने में। कोई डाउट? क्लियर? अब दो फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? यानी कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे और कितना अमाउंट में रिलीज करता है, ये भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। कोई चीज ज्यादा या कोई चीज कम रिलीज नहीं होना चाहिए, एक प्रिसाइज अमाउंट में होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ। तो देखो हार्मोन शुड बी रिलीज इन प्रिसाइज क्वांटिटीज
एंड फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, मतलब कब रिलीज होना चाहिए और कितना अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूरा लिखने चाहिए, 1 + 1 2। तो जब हम लोग का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात, ये कौन डिटेक्ट करेगा? पेनक्रियास सेल डिटेक्ट करेगा। और जैसे पेनक्रियास सेल डिटेक्ट करेगा, जो ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हो गया, वो इमीडिएटली ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। पर जैसे ब्लड शुगर लेवल गिरेगा, इंसुलिन सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म। कोई डाउट? क्लियर? नहीं सर। अच्छा, हाँ तो एक बार इंसुलिन वाला वापस समझाइएगा। नहीं, अगर हम लोग का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो पेनक्रियास सेल ये डिटेक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो। हाँ। और मान लो ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, बिकॉज इंसुलिन तभी ज़्यादा रिलीज होता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाँ। अब देखो, कहाँ गया बुक, बुक कहाँ गया? बुक कहाँ है? मिल गया, एक सेकंड ना। अच्छा, ये दो का बारे में देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थाइमस, इसका थ्योरी पार्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, जस्ट यहाँ पे मार्किंग है। हाँ, ठीक है, दिख रहा है? हाँ। और हम एग्जाम में पूछते हुए देखा भी नहीं है, लेवलिंग में डेफिनेटली आ सकता है पर एग्जाम में हम देखा नहीं है। बट फिर भी अब थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस आ रहा है तो इसका फंक्शन और लोकेशन हम लिखा देगा। लोकेशन जैसे थाइमस का लोकेशन तुमको दिख ही रहा है, थाइमस कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट में, जस्ट चेस्ट का ऊपर, हाँ या ना, बिटवीन द लंग्स है, हाँ। बिटवीन द लंग्स, जस्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है देखो, हम लोग का जो इम्यून सेल्स होता है उसको रिलीज करता है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, ओके। ओके। तो थाइमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है थाइमोसिन, ये बुक में है नहीं इसलिए मेरा नोट्स में नहीं है, ये हम फिर भी लिख के भेजेगा। ये जो हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन, डन। थाइमस रिलीज करता है थाइमोसिन हार्मोन, जो क्या करता है? टी सेल प्रोड्यूस करता है और भी बहुत सारा जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, माने इम्यून सेल्स रिलीज करता है, तुम ऐसे सोच सकता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स। कोई डाउट? नहीं। तो दिस हार्मोन क्रिएट्स रेजिस्टेंस टू डिजीज इन चिल्ड्रन, इसी हार्मोन का वजह से बच्चा लोग को जल्दी से डिजीज नहीं होता, मतलब बच्चा लोग का खुद का बॉडी डिजीज से लड़ने के लिए तैयार रहता है पहले से। फिर नेक्स्ट देखो, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये कहाँ लोकेटेड है डायग्राम के अकॉर्डिंग? नेक में। नेक रीजन में, just below the thyroid gland. Okay, it is ओके। located in the neck region just below the thyroid gland. थायराइड। तो ये पी साइज होता है, पी साइज का होता है 4, दो बोथ साइड, यहाँ दो यहाँ दो ऐसे करके। ठीक है, ये पी साइज का होता है, चार टोटल, चार होता है, दो इस तरफ दो इस तरफ, 2 behind each thyroid gland। और इसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन आवर बॉडी, हम लोग का बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि अगर कैल्शियम या फॉस्फोरस लेवल कम हो जाएगा तो ये हार्मोन रिलीज होगा। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? हाँ। तो ये दो को हम लिख के ऐड करके भेज देगा। एक और चीज है जो लास्ट ईयर ऐड करवाया था हम, वो तो तुम्हारा जेरोक्स में है क्या? देखो तो केसर, TSH, कैपिटल T कैपिटल S कैपिटल H, तुम्हारा जेरोक्स है ना केसर? हाँ सर, नहीं लिखा हुआ। वो लोग भी किस में लिखता है वो लोग ही जानता है, रानी का ही ना लिखा तो था, रानी भी। एक TSH है, हम ऐड करके तुम लोग को भेज देगा। TSH, इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सा बात है, ये क्या करता है?
इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू रिलीज मोर थायरोक्सिन। कोई डाउट? नाम से पता चल रहा है? कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। तो इसका रिलेटेड हम डिटेल्स एक बार नोट्स बना लेता है, फिर हम तुमको बता देगा, हम वापस बना के भेज देगा। लास्ट में लिखा था, हमको देखता उन लोग के पास तो होना चाहिए, और कौन था, हर्ष लोग के पास भी होना चाहिए। हम देखता किसी ना किसी, कोई ना कोई तो लिखा ही होगा अच्छे से, हम देख के बता देगा, नहीं मिला तो हम वापस बना लेगा। तो TSH क्या करता है? थायरोक्सिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में TSH हाई या TSH लो हो सकता है। तो TSH हाई होने से क्या होगा, TSH लो होने से क्या होगा, इसका बारे में थोड़ा डिटेल लिखा देगा हम, ठीक है। ये एक्चुअली 2020 या कौन सा बोर्ड में केस स्टडीज का फॉर्म में डाला था। हालांकि उसमें चलो सारा इन्फॉर्मेशन है, भले बुक में नहीं हो, बट सिंस केस स्टडीज का फॉर्म में डाला तो चलो वो लोग बच गया, जो पैराग्राफ पढ़ के समझ गया क्या करना है। बट क्या पता डायरेक्टली डाल दें, इसलिए हम ये ऐड करवा दिया था लास्ट ईयर, ठीक है। जिसको केस स्टडीज में ही डाला गया था, पर उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था बोल के प्रॉब्लम नहीं हुआ स्टूडेंट को, पर क्या पता डायरेक्ट डाल दे कभी, इसलिए जानना बेहतर है। और अगर केस स्टडीज में भी आई तो तुमको पता होने से बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ हम ऐड करवा देगा दोबारा। तो यहाँ तक कोई डाउट देखो, फीडबैक मैकेनिज्म तक किसी को भी? नहीं। नेक्स्ट देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये तो थोड़ा सा लिख दिया, देखो दे आर द ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेशन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ा ही इसके बारे में। इट सीक्रेट सब्सटेंस ऑन द बॉडी सरफेस थ्रू डक्ट, हम बोली था डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड भी बोला जाता है। और जो एंडोक्राइन है इसको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। देखो, so endocrine it do not have ducts, so are called ductless gland. It have ducts, that's why they are called duct gland. एंडोक्राइन क्या रिलीज करता है? हार्मोन। एक्सोक्राइन क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स, स्वेट, ये सब। एंडोक्राइन का एग्जांपल देखो, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें क्या, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कोई डाउट? क्लियर? चौथा में तुम डाल देना, अगर बोलता है इट रिलीजेस हार्मोन इनटू द ब्लड, जबकि इसमें ब्लड में रिलीज नहीं करता बिकॉज ये डक्ट है। मीनिंग वही है, एक ही बात है। अब दो पैनक्रियस को क्या बोलता है? पैनक्रियस इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। ऑब्वियस बात है, क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोलता है, बताओ कौन बोल सकेगा? क्या सर? पैनक्रियस सर को आपका मिक्स्ड, वॉइस अटक गया था। पैनक्रियस को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलता है? सर क्योंकि वो दोनों एक्सोक्रीन और बिकॉज इट इज बोथ एंडोक्रीन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज इट डू नॉट हैव डक्ट्स, इट सीक्रेट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू डक्ट। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। कोई डाउट? फाइनली पेज नंबर 119 खोलो, देखो क्या है। प्लांट्स वाला आज नहीं करेगा, आज सिर्फ एनिमल वाला खत्म कर दिया। पेज 119। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स सेक्शन एंड वॉकिंग? ये पहला क्वेश्चन तो लिखी दिया, देखो रिफ्लेक्स सेक्शन एक इनवॉलेंट्री है, जबकि वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स सेक्शन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जबकि वॉकिंग ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। एंड रिफ्लेक्स सेक्शन में कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, सोचना नहीं है, वो खुद ही खुद होता है, जबकि वॉकिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है। फिर क्या बोला है नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? ऑब्वियस बात, अगर सिंपल में बोला जाए क्या होता है, जो नर्व सेल का एंडिंग से दूसरा सेल का डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन पास होता है। तो कैसे देखो, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। एट सिनेप्स ए केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का एंड में रिलीज होता है और फिर वो दूसरा सेल में ट्रांसमिट होता है। कैसे? दैट रीचेस टू अदर नर्व सेल थ्रू डेंड्राइट, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय सिनेप्स। तो इसी तरह उस सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक केमिकल्स का फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होता है, यही बोला और कुछ नहीं। 2 मार्क का आएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? सेरिबेलम। नंबर 4 क्या बोला? हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? देखो, द स्मेल ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूजेस इन द एयर एंड इट इज डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नोज। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग का नाक डिटेक्ट करता है, और फिर यही इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू फोरब्रेन तक पहुंचता है और फोरब्रेन फिर रेस्पॉन्ड करता है। कोई डाउट? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है, ये याद रखना हमेशा। What is the role of brain in reflex action? So there is no role of brain in reflex action. These involuntary actions are controlled by spinal cord. कोई डाउट? नहीं सर। फटाफट खत्म कर देता देखो। पेज 125 देखो क्या है।
हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, ऑलरेडी लिखा है भाई, ये मैंने समझाया हुआ है। क्या लिखा देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स को कहाँ रिलीज कर, डायरेक्टली ब्लड, और ये अपना टारगेट साइट में पहुंच जाता है। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। वही खत्म, और क्या। नंबर 2 पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइसेबल, ये लिखा चुका हम नोट्स में, आयोडाइज सॉल्ट क्यों लेना चाहिए। हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, याद है हम बताया था 3 फंक्शन, रेफर टू द फंक्शन ऑफ एड्रेनालाइन, लिखा है, ब्रीदिंग रेट फास्ट होना, हार्ट बीट फास्ट होना, स्केलेटल मसल तक ईयर ऑक्सीजन से पहुंचाना। दूर होना। तो हम लोग का बॉडी वैसे ही रेस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे ही पूछ सकता है, जिस स्कैरी सिचुएशन में एक एनिमल कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, तुमको यही 3 फंक्शन लिखना है, कोई डाउट। चौथा नंबर देखो, इंसुलिन का बारे में पूछा क्वेश्चन, देख लेता क्वेश्चन क्या है। Why are some patient of diabetic treated by giving insulin, वही बिकॉज उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है, कोई डाउट। खत्म यहाँ तक, इसमें कोई डाउट, एक बार देख लो। ये प्लांट का, नेक्स्ट क्लास प्लांट का खत्म हो ही जाएगा, और आई थिंक हर्ष का तो सिलेबस के हिसाब से खत्म हो ही गया है ना, ज्यादा ही हो गया। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्लास ही देख लेगा, इसमें क्यों भी टाइम वेस्ट करना, इतना तक ही करता है। ये एग्जाम में आता रे, इलेक्ट्रिकल एंड नर्वस, ये ऊपर जो है यही लिखना है, बता देगा। अच्छा ये काफ़ी बड़ा है, लगता है 2 दिन जाएगा इसमें, प्लांट में भी 2 दिन जा सकता है। और हम वो लिख के भेज देगा, हाँ नेक्स्ट क्लास याद दिलवा देना हमको वो TSH समझाना है, हम नोट्स आज ही लिख लेगा, रुको, ठीक है।